हाय एवरीबॉडी। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ यूएस बॉन्ड्स अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी। इस टाइप की आर्टिकल्स आपको बहुत देखने को मिलती होगी न्यूज़पेपर में, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड्स का इम्पैक्ट क्या होता है, खासकर तब जब हम किसी फॉरेन मार्केट की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ के डेट इंस्ट्रूमेंट्स या बॉन्ड्स, उनमें अगर कोई चेंजेस आते हैं, इंटरेस्ट रेट हो या कुछ भी ऐसा हो, तो उस पर हमारा क्या इम्पैक्ट आता है, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। इनफैक्ट ये फ्रंट फ्रंट पेज पे था, एंड इसमें जो भी बातें लिखी हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। तो ये रहा हमारा कंटेंट आज का। सबसे पहले हम बॉन्ड समझेंगे, कुछ की टर्म्स समझेंगे बॉन्ड से रिलेटेड। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो की टर्म्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं। जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी हमें, देन हम आएंगे आर्टिकल पे कि आर्टिकल में लिखा क्या है। ओके, तो बॉन्ड सबसे पहले एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ये एक लोन की तरह है। बेसिकली जब आप किसी को पैसे देते हैं तो आपको वो पैसे बाद में मिलने होते हैं, राइट। फंड रेज करने के लिए किसी भी कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कैसे जो सीड फंडिंग होती है, उसमें एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, उसके बाद वेंचर कैपिटल है। तो एकदम वहाँ से स्टार्ट करके हमने आईपीओ तक आपको सब कुछ समझाया था कि फ़ंड रेज़ करने के कितने कितने ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें एक बॉन्ड भी है। अब बॉन्ड कैसे बाकियों से अलग है, तो जैसे इक्विटी की बात कर लो आप। जो स्टॉक मार्केट में नॉर्मली हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर्स होते हैं। कंपनी जब इक्विटी शेयर्स ऑफर करती है और इसके थ्रू जो पैसे मिलते हैं, इन इन दैट केस द कंपनी इज़ नॉट लायबल टू रिटर्न दैट मनी, ठीक है। इक्विटी के थ्रू जो भी पैसे मिल रहे हैं कंपनी को, अगर वो कंपनी ग्रो कर रही है तो ही उसके शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होता है, राइट। लेकिन कंपनी कंपेल्ड नहीं है कि वो अमाउंट उनको वापस करे, ठीक है। बट बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड एक तरह का अग्रीमेंट है कि आपको वो पैसे वापस करने होते हैं। लाइक जो भी बोरोवर है, वो हो सकता है कोई कंपनी हो सकता है कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है। वैसे बॉन्ड्स कॉर्पोरेट्स इशू कर सकते हैं और गवर्नमेंट्स इशू कर सकती हैं। जो भी करे, ये दोनों बोरोवर्स हो गए। एंड जितने इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जिनको कि हम लेंडर्स भी बोल सकते हैं। जितने इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनको वो पूरा अमाउंट मिलता है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनीज, जिनको बोरोवर्स भी बोलते हैं, वो यहाँ पे लायबल है, ठीक है, अमाउंट वापस करने के लिए। तो अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। देन इसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होती है। कंपनीज जब फंड रेज करने के लिए मार्केट में आ रही हों और वो बॉन्ड इशू करने वाली होती हैं, तो उनको बताना होता है कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है, कितने साल के बाद जो उसका अमाउंट है पूरा वो वापस होगा, ठीक है। तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड फिक्स होती है। अब मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है कि क्यों लोग बॉन्ड बाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी में कंपनीज लायबल नहीं है, कोई कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती उनको कि वो पैसे वापस करें। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बॉन्ड में, इक्विटी में एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे रिटर्न्स आपको नॉर्मली ज़्यादा मिलते हैं, रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसलिए रिटर्न्स भी इसमें ज़्यादा मिलते हैं। बट बॉन्ड में वैसा नहीं होता। बॉन्ड में अराउंड 5 to 7% ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। इनफैक्ट ये भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी। ज़रूरी नहीं कि कोई भी इन्वेस्टर सारे के सारे रिस्की एसेट्स में ही इन्वेस्ट करे, ठीक है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी होने चाहिए जो कि आपके कैपिटल अमाउंट को सेफ गार्ड करके रख सके। बॉन्ड उनमें से एक है। बॉन्ड क्या करता है कि आपके कैपिटल का बहुत बड़ा अमाउंट, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा, लेकिन मेरे पैसे सेफ रहें, और सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे रखे जाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट उनको मिले, तो उसके लिए बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा सोर्स है। आपको एक ओवरव्यू देने के लिए मैं आपको दो रीजंस बता रहा हूँ क्यों बॉन्ड प्रेफर करते हैं लोग। एक तो सबसे पहला ये हो गया कि सबसे पहला कैपिटल इज सेफ, ठीक है। आपको यहाँ पे लॉस बहुत कम होने के चांसेस है, आपका सेफ रहेगा पैसा। दूसरा ये कि जो इक्विटी शेयर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई भी इन्वेस्टर अपना 100% एक्सपोजर इक्विटी में ही ले, या कोई भी इन्वेस्टर 100% अपना एक्सपोजर बॉन्ड में ले। पोर्टफोलियो में चीज़ें मिक्सड अप होती हैं, राइट। तो हो सकता है कुछ पोर्शन इक्विटी का हो, कुछ पोर्शन हो सकता है बॉन्ड का हो, और आपको ये बैलेंस करना होता है। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी कुछ इक्विटी के शेयर्स हैं पड़े हुए, और मुझे पता है कि इक्विटी के शेयर्स रिस्की होते हैं, राइट, तो मैं थोड़ा सा बॉन्ड भी परचेज करूंगा सो दैट एक बैलेंस बना रहे, जिसको पोर्टफोलियो बैलेंस भी बोल सकते हैं। तो ये दो बहुत ही ब्रीफली बताया मैंने आपको कि ये दो रीजन्स है जिसकी वजह से बॉन्ड को प्रीफर करते हैं लोग। इसलिए जब ऐसे कोई न्यूज़ आती है मार्केट में कि किसी भी कंट्री के बॉन्ड के रेट्स में, इंटरेस्ट रेट्स में जब थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, तो उसका उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी और डेट मार्केट पे भी पड़ता है।
अब हम कुछ की टर्म्स को देखेंगे जो कि बॉन्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है कूपन। कूपन बेसिकली इंटरेस्ट अमाउंट होता है जो कि आपको बॉन्ड पे इन्वेस्ट करने के बाद हर साल मिला करता है, ठीक है। कूपन्स नॉर्मली साल में 2 बार मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है कि आपके पास अगर ह्यूज अमाउंट है कैपिटल का और आपने कहीं बॉन्ड में लगा दिया है, तो वो एक सोर्स हो गया आपके फिक्स्ड इनकम का जो कि आपको हर साल मिला करेगी, ठीक है। सो ये हो गया कूपन। सेकेंड है इसमें यील्ड। यील्ड और कूपन वैसे आपको रीड करने के बाद थोड़ा लगेगा सिमिलर है, लेकिन डिफरेंसेस इसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो मैंने ये बताया कि बॉन्ड पे जब आप परचेज करते हो तो जो आपको अमाउंट मिलता है एवरी ईयर एज एन इंटरेस्ट, तो वो हो गया कूपन अमाउंट, ठीक है। और उसी के रेट को हम बोलेंगे कूपन रेट। सो कूपन रेट परसेंटेज में लिखा होगा आपको, और कूपन अमाउंट वो होगा जो एब्सोल्यूट नंबर होता है। यील्ड ये हो गया कि आपने जितना भी अमाउंट लगाया, सपोज आपने 1 लाख का बॉन्ड परचेज किया है, ठीक है। और इन दी एंड सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद सारा कुछ जब हो गया ओवर, तो आपने ये पाया कि आपको जो रिटर्न मिला है दैट इज़ 1,35,000, ठीक है। तो हमने जितना भी इन्वेस्ट किया है और जितना हमें मिल रहा है, इसी को हम कंपेयर करते हैं तो हमें यील्ड मिलता है, ठीक है। देन बॉन्ड प्राइस। बॉन्ड प्राइस बॉन्ड प्राइस हम उसको बोलते हैं कि जितने में हमने उसे परचेज़ किया है, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे मैंने अगर कोई बॉन्ड 1 लाख में परचेज़ किया, मुझे दो तीन बार उसके कूपन्स मिल गए, सपोज़ कि 2 कूपन्स वो मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे ये बॉन्ड बेचना है किसी और को, ठीक है, जिसको कि हम डेट सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं। सो अब मुझे किसी को सेल करना है, तो मैं 1 लाख पे सेल ना करके मैं हो सकता है कि 95,000 पे करूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं 2 बार कूपन ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने 1 लाख पे बेचा तो शायद मुझसे कोई ना ले, बिकॉज उसको पता है कि उन्हें 2 कूपन्स कम मिलेंगे, राइट। तो मुझे थोड़े से कम पे बेचना पड़ेगा। तो बॉन्ड प्राइसेस वो वैरी कर सकती हैं लोगों के लिए, और वो मार्केट के कंडीशंस पे भी वैरी करेगी कि जो बॉन्ड आप होल्ड करते हो तो वो अभी कितना पॉपुलर है, उसकी अभी डिमांड कितनी है, राइट। सो ये 3 इसमें बेसिक टर्म्स होते हैं। इसको समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब आर्टिकल में जो चीज़ें हैं वो हम थोड़ा देखेंगे अच्छे से, और इनके बीच में रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब एक बार इनको देख लेते हैं। सो यील्ड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास जो बॉन्ड है मुझे किसी और को बेचना है, तो हो सकता है जितने प्राइस पे मैंने परचेज़ किया था उससे शायद मैं कम पे बेचूं, या फिर ये भी हो सकता है कि जब मैंने लिया था तो उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं रही होगी, बट अभी अगर उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैं हायर प्राइस पे उसको सेल कर सकता हूँ, राइट। सो अगर हम ओवरऑल देखें ऐसे कि रिलेशन क्या है इनके बीच में। सो अगर फेस वैल्यू मतलब ये कि जिस पे कंपनी सेल कर रही है किसी को। सो सपोज कि फेस वैल्यू उस बॉन्ड की 1 लाख है, फेस वैल्यू 1 लाख है, लेकिन मैंने लिया और मैंने किसी को बेच दिया 95,000 पे। तो अब मैंने जिसको बेचा है उसको प्राइस तो कम पड़ी, ठीक है। तो अगर प्राइस कम हो जाती है तो यील्ड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने वो पिछला एग्जांपल दिया था आपको 1,35,000, ये ग्रॉस अमाउंट है जो आप अर्न करोगे जब तक मैच्योरिटी पीरियड इसकी ओवर नहीं होती है तब तक। तो अगर मैंने इसको होल्ड किया होता तो मुझे मिलते 35,000 जो मेरा नेट प्रॉफिट होता, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लेके और 95,000 पे बेच दिया तो अब जो नया होल्डर है बॉन्ड का उसको इफेक्टिवली 35 की जगह 40 मिलेंगे, बिकॉज मैंने उसको 95 पे बेचा है, राइट। 95,000 पे बेचा है उसे। तो अगर बॉन्ड की प्राइसेस कम होती है तो उसमें यील्ड बढ़ जाएगी, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। सेकेंड है इसमें प्राइस वर्सेज इंटरेस्ट रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट रेट आपको जहाँ भी आएगा तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है अपना, जिसे हम कूपन रेट भी बोल सकते हैं, वो अलग है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ये होता है मार्केट इंटरेस्ट रेट, जैसे जो पॉलिसी रेट्स होती है किसी भी सेंट्रल बैंक की, बेसिकली ये वो है। सो अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बॉन्ड में पैसे लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उन्हें थोड़ा सेविंग्स अकाउंट पे जो उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और उन्हें रिस्क भी नहीं लेना बहुत, इसलिए वो इक्विटी में नहीं जा रहे, बॉन्ड में जा रहे हैं, राइट। तो अगर ऐसा हो कि मार्केट की इंटरेस्ट रेट जिससे कि बैंक अकाउंट आप उसको लिंक करो, अगर वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, या फिर सेंट्रल बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसे लेंड कर रही है बैंक्स को, अगर वो रेट अगर बढ़ जाए तो किसी भी कंपनी के लिए बैंक से बोरो कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, राइट। सो अगर बैंक से लेंड कर पाना कॉस्टली हो जाता है तो वो कंपनीज अगर उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, अगर वो एलिजिबल है,
तो वो फिर बॉन्ड का रूट ऑप्ट करते हैं। इससे उनको फ़ायदा क्या होता है कि ये कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो बॉन्ड के थ्रू अगर वो बोरो कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, सो अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए मार्केट में, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इससे क्या होगा कि कंपनीज और ज़्यादा बॉन्ड इशू करने लग जाएगी, और ज़्यादा बॉन्ड इशू करने लग जाएगी तो उनको फिर रेट भी थोड़ा सा वहाँ पे अब जो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है वो उनको थोड़ा सा हाइयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो जो पहले से जो बॉन्ड्स है ना, जो पहले वाले बॉन्ड से जो इशू हो चुके हैं, ठीक है, उनकी प्राइस फिर कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि अगर नए बॉन्ड्स ज़्यादा रेट पे इशू हो रहे हैं तो लोग उसी को खरीदेंगे जो पिछले वाले बॉन्ड्स है, ठीक है, जो पिछले वाले बॉन्ड्स है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, इसलिए वो आपको कम प्राइस पे मिल जाएगी। बेसिकली ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आप ऐसे समझना कि इन दोनों के बीच में भी इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है मार्केट में, ठीक है, तो नए जो बॉन्ड्स आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव साउंड करेंगे लोगों को, तो जो पिछले बॉन्ड्स जो इशू हो चुके हैं उनकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। ठीक है, देन थर्ड इसमें रिलेशन है यील्ड वर्सेस इंटरेस्ट रेट। सो अगर इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा आपको। कैसे? तो यील्ड और प्राइस ये इन्वर्सली रिलेटेड है, प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है, तो इसका रिलेशन डायरेक्ट हो जाता है। बट मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। सो सपोज कि मैंने बोला कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ रहा है तो पुराने बॉन्ड्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उनको लेने वाला कोई नहीं रहेगा, सारे के सारे लोग नए बॉन्ड्स लेंगे। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, तो प्राइस कम हो जाएगी, और मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस कम है, कम प्राइस पे हम ऑफर कर रहे हैं, तो उस केस में यील्ड बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। देन आज के आर्टिकल का एक्सर्प्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा ये था, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि विद द यूएस फेडरल रिजर्व इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स अग्रेसिवली टू कर्व इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, द यील्ड ऑन यूएस 10-year बॉन्ड सर्ज टू 4.163%। ठीक है, मतलब ये कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो उससे बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट भी बढ़ानी पड़ी कंपनियों को जो कि नया नया इशू कर रहे हैं। रीज़न मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, देन शुड इंडिया वरी एज द गैप बिटवीन यूएस एंड इंडियन बॉन्ड यील्ड्स नैरो। ठीक है, अब आपको समझाना पड़ेगा कि यूएस में अगर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं तो उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इंडिया पे इम्पैक्ट इसलिए पड़ रहा है बिकॉज इंडिया ने एक टर्म है एफपीआई, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ये ऐसे लोग हैं जो इंडियन डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, मोस्टली यूएस के होते हैं। सो सीन ये था कि इंडिया के जो बॉन्ड्स होते थे उनकी ऑफरिंग, उनके रिटर्न्स थोड़े उनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते थे। ठीक है, इसलिए हम अट्रैक्ट कर पाते थे यूएस इन्वेस्टर्स को। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि यूएस के जो बॉन्ड्स हैं उनकी भी रिटर्न्स बहुत अच्छी होने लग गई है, तो अगर ऐसा है तो फिर वो इंडिया नहीं आएंगे, वो यूएस में ही इन्वेस्ट कर लेंगे, और हमारा डेट मार्केट उसमें इन्वेस्टर्स की कमी हो जाएगी फिर। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब यूएस में जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इंडिया से एफपीआई का आउटफ्लो हो जाता है, क्योंकि अगर उनको उनके अपने ही कंट्री में अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो फिर वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, राइट। सो इसलिए इसमें लिखा है कि शुड इंडिया वरी। अब इसके कंटेंट को देखते हैं थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं कि जो मैंने बताया आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है, सो इनका आउटफ्लो होने लगता है इंडिया से। वो अपने पैसे विड्रॉ करने लगते हैं जो उन्होंने बॉन्ड्स में या कैपिटल मार्केट के किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में लगाया है, वो यहाँ से विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ दिनों पहले तक इंडिया में अगर हम बात करें तो एफपीआई का फ्लो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गया है सो यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होने लग गई है। ठीक है, और सेलिंग होने से क्या होता है कि जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं बाहर के लोग, वो अपना विड्रॉ करके यहाँ से चले जाएंगे फिर। सो ये अमाउंट क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है, आप देख सकते हो अभी। ठीक है, अगर यूएस में बॉन्ड यील्ड ज़्यादा हो जाए तो फिर इंडिया में वो नहीं करेंगे इन्वेस्ट। इस आर्टिकल में बस इतना ही था, लेकिन आपको ये समझने के लिए पहले बॉन्ड के स्टैटिक चीज़ों को मैंने समझाया, और फिर भी इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता इनकेस तो आप ऐसे कमेंट में लिखना। आपके प्रैक्टिस के लिए एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा दूँ आपको। सो क्वेश्चन बॉन्ड के ऊपर ही है, आप एक बार देखो इसको अच्छे से। राइट, अब इसका आंसर क्या होगा आप एक बार बताना हमें। और आज के वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिखा है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।